नमस्कार दोस्तों। हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनगणना। कि जनगणना क्या है, सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुई, या जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना विश्व में कब शुरू हुई, क्या इससे पहले भी जनगणना होती थी, या भारत में पहली जनगणना कब हुई, या विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनगणना क्या है। जनगणना, जनगणना, जन मीन्स क्या होता है, लोग, मानव। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो जनगणना का मतलब क्या है, जन यानी लोगों की, गणना का मतलब क्या होता है, गिनती करना। मतलब लोगों की गिनती करना ही क्या है, जनगणना है। बात समझ में? अगर आपसे आता है जनगणना को परिभाषित करिए, तो जनगणना मतलब, एक अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जनगणना का मतलब क्या था कि जनगणना एक ऐसी चीज थी जिसमें लोगों को गणना करना ही जनगणना था। लेकिन ऐसा नहीं था। जनगणना आजकल जब जानवरों की है उसको भी जनगणना ही बोलते हैं, पशु जनगणना, या देखा जाए टाइगरों की गणना हो रही है, हाथियों की गणना किसी की भी हो रही है, तो उसको भी क्या, किसमें जोड़ दिया जाता है, जनगणना में ही जोड़कर दिया जाता है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पता चलता है कि इतिहास के पुराने समय से ही जनगणना शुरू थी। सबसे पहली चीज आती है कि आज से अगर देखा जाए तो करीब 6000 साल पहले, यानी 6000 ईस्वी पूर्व, जो एक जगह थी बेबीलोन, बेबीलोन सभ्यता थी। बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब उसी जगह पे एक जगह थी, बेबीलोन। बेबीलोन में विश्व की कहते हैं कि सबसे पहली जो जनगणना की गई थी, इसमें पशुओं की गणना की गई थी और लोगों की गणना की गई थी। उस समय का मतलब क्या था कि संसाधनों को देखा जा रहा था कि हमारे पास कितने संसाधन मौजूद हैं, और उन संसाधनों को हिसाब से, उस हिसाब से प्रयोग करने के लिए गणना की जाती थी कि इतने समय तक के लिए हमारे पास संसाधन है कि नहीं। उस समय लोगों को गणना करके ये मतलब नहीं था कि हम लोग कितने बढ़ रहे या कितने घट रहे। उस समय मेन माध्यम ये था, जनगणना का मतलब, कि हम अपने लोगों को गिन लें और अपने संसाधनों को गिन लें, कि इनके गिनने के बाद हमारे पास कितने मात्रा में संसाधन मौजूद है और कितने समय तक चलेंगे। मान लीजिए कि कोई देश सेना को भेजता था किसी जगह लड़ने के लिए, उस समय देश तो थे नहीं, उस समय क्या थे, प्रांत हुआ करते थे, अपना अपना कुनबा हुआ करता था। तो ये सारी चीजें थी। तो उस समय कोई भी जो देश हुआ करते थे या वो प्रांत हुआ करते थे, वो अपने कुनबे या अपने इनके लिए एक गणना करके रखते थे कि हमारे सैनिक इतने दिन जा रहे हैं, एक सैनिक को इतना खाना चाहिए, तो कितने दिन तक के लिए खाना है। इस वजह से सारी चीजों की गणना की जाती थी। फिर बात आती है क्या भारत में जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं, तो हाँ, भारत में जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। कब? कि चाणक्य, जब चाणक्य थे तब चाणक्य के समय में जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं कि चाणक्य ने अपने समय, चाणक्य कम थे जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी मौर्य वंश में चाणक्य ने अपने टाइम पे वहां के लोगों की गणना कराई। चाणक्य अपने आप में एक विद्वान थे, विश्व विद्वान के प्रकांड विद्वान थे चाणक्य, जिन्हीं का नाम हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य ही थे। ऐसा नहीं क्या भारत में इसके बाद जनगणना नहीं, और भी होती है। आप सुने होंगे अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न थे, अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल की एक पुस्तक थी आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक का नाम क्या था, आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में दिखाया था। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में, आप लोग ज्यादातर जानते हो कि नवरत्न थे, जिनमें बीरबल थे और आपके तानसेन थे, टोडरमल थे, उन्हीं में अबुल फजल थे। तो अबुल फजल उस समय के एक अच्छे लेखक थे, जिन्होंने एक बुक लिखी आईने अकबरी, जिसमें जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं कि उस टाइम पे यानी मुगल वंश में भी जनगणना हुआ करती थी। चलिए, ये तो थे इतिहास के साक्ष्य। तो अगर देखा जाए 2 ईस्वी पूर्व में और भी कई साक्ष्य हैं कि 2 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व का 2 ईस्वी में चीन में एक वंश था। कौन सा वंश था? हान वंश। चीन में एक वंश कौन सा था? हान वंश। कब? 2 ईसा में। दूसरी ईस्वी में देखा जाए तो चीन में एक हान वंश का शासन काल था, जिसने जनगणना के साक्ष्य चीन में भी मिलते हैं। तो विश्व में हर जगह से कहीं ना कहीं से पुराने समय में भी जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जनगणना कोई हमारे लिए नई थी या कब थी, या भी होने वाली कोई एक नई चीज है, तो ऐसा नहीं था। बात ये आती है, अगर देखा जाए कि विश्व में प्रथम जनगणना कब होती है। देखिए, तो अगर बात करेंगे तो हो गई प्राचीन समय की, कि प्राचीन समय में ये थी। तो विश्व की अगर बात करें कि विश्व में वर्तमान समय में सबसे प्रथम जनगणना कब होती है,
तो विश्व में सबसे प्रथम जनगणना होती है स्वीडन में। आधुनिक जनगणना की बात करें, स्वीडन एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। कब होती है? 1749, यानी आधुनिक रूप से लोगों की गणना की गई, ये जानने के लिए कि वाकई में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। जनगणना किस लिए की जाती है? अपने देश की संख्या जानने के लिए, जनों की संख्या। जनसंख्या क्या है? जनों यानी लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। और जनगणना क्या हो गई? लोगों की गणना करना, जनगणना हो गई। तो विश्व की प्रथम जनगणना, इसको याद रखिएगा कि विश्व में प्रथम जनगणना यानी आधुनिक रूप से जनगणना करने वाला जो देश था वो कौन था? स्वीडन था। कब किया था? 1749 में किया था, ठीक, स्वीडन में। इसके बाद अगर बात करें हम, ये तो हो गई प्रथम। अगर व्यवस्थित रूप से देखी जाए तो फिर बात करें इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जनगणना कब होती है? 1801 में। 1801 में जनगणना होती है। तो ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड सबसे पहला था, लेकिन इसने ज्यादा विधिवत तरीके से जनगणना कराई कि किस प्रकार से लोगों को एक तरीके से घर घर जाके जो लोगों को गणना करना, सारी चीजों में जनगणना कराई गई, ठीक। इसके बाद बात आती है कब? अमेरिका की। जो सोचिए वर्तमान का जो सबसे विकसित देश है अमेरिका, जो अमेरिका था, इसमें जनगणना कब होती है? लगभग देखा जाए तो 1890 के दशक में। इससे पहले भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन विधिवत जनगणना देखी जाए 1890 में अमेरिका करता है। और कैसी जनगणना की शुरुआत करने वाला प्रथम देश था? दशकीय। दशकीय मतलब जैसे हमारे देश में होती है भारत में कि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो दशकीय जनगणना शुरू करने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दशकीय जनगणना सबसे पहले शुरू करने वाला देश कौन था? तो अमेरिका था। या विश्व में जनगणना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। और दशकीय जनगणना शुरू करने वाला देश कौन था? तो वो अमेरिका था। अब यहां तक की बात तो ये तो थी वैश्विक आंकड़े कि किस प्रकार से देशों में जनगणना हुई, कैसे क्या हुआ, चीजें चलती रहीं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जनगणना कई सालों से नहीं हुई, जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें कि आखिरी जनगणना 1979 में हुई थी, उसके बाद से वहां जनगणना ही नहीं हुई। क्यों? तालिबान का शासक है, आतंकवादियों से कभी रूस कभी अमेरिका, इस वजह से वहां पे जनगणना नहीं होती। ऐसा नहीं सिर्फ वही है, 1984 में जनगणना हुई थी कांगो गणराज्य में, जिसमें 2019 में दोबारा से होने की तैयारियां चल रही थी कि कोरोना आ गया, तो वहां पे भी नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे और अफ्रीकी देश, कई सारे देश हैं जिनमें जनगणना नहीं होती। पश्चिमी सहारा में 1970 में जनगणना हुई थी आखिरी बार, उसके बाद से जनगणना ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जनगणना? क्योंकि जनगणना एक महंगा था। जनगणना करने के लिए कई सारे साधनों की जरूरत पड़ती है, कई लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसों की। इस वजह से जो गरीब देश हैं वो जनगणना कराने में पीछे रह जाते हैं। भारत में भी देखिए जनगणना हर 10 साल में होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई और जनगणना पीछे चली गई। अब क्या है कि शायद हम लोग 15 साल में करेंगे। ऐसा नहीं कि हर देश 10 साल में ही करता, कुछ देश विश्व में ऐसे भी हैं जो हर 5 साल में भी जनगणना करते हैं। जैसे भारत की बात करें, लगभग 1919 और 21 के बीच से भारत में पशु जनगणना शुरू कर दी गई थी, जो अब तक 20 बार की जा चुकी है। इस बात को आप याद रखिएगा कि पशु जनगणना कब की गई थी? तो 1919-20 में पशु जनगणना भारत में शुरू की गई थी। अब बात करें कि भारत में प्रथम जनगणना कब होती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ये तो हो गई बाकी चीजें। अब बात करते हैं किसकी? भारत की। भारत, तो भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना होती है 1872 में। प्रथम जनगणना कब होती है? 1872 में। उस समय भारत में क्या हुआ करते थे, एक तरीके से देखा जाए, आप लोग मुझे बताइएगा कि उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वो था लॉर्ड मेयो। हर गवर्नर जनरल के आगे लॉर्ड लगाया जाता, जिसको हम लोग आज भी लगाते चले आए हैं। लेकिन अब क्या है, आप लोग लगाइए ना लगाइए तो इसको हम ही लोग हटा देते हैं। सिर्फ क्या कहेंगे कि पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में, जब हमारा एक तरीके से गवर्नर जनरल उस समय कौन था? मेयो। लेकिन एक नियमित रूप से इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। गवर्नर जनरल कौन था या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी? यानी एक तरीके से पूछेगा कि नियमित यानी अब हर 10 साल में होगी, उसको कराने वाला कौन था और कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881। दोनों क्वेश्चनों पे बिल्कुल से ये समझिए, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल से लिख के रख लीजिए। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना कब होती है? 1872 में।
और भारत में नियमित जनगणना कब होती है? 1881 में। सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी उसको कराने वाला कौन था? लॉर्ड मेयो। और जो भारत की नियमित जनगणना कराने वाला कौन था? वो था रिपन। रिपन के शासनकाल में होती है जनगणना। अब जनगणना चलती रहती है, लेकिन 1917 में हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि 1917 में एक महामारी आई थी। जैसे अभी 2019 में एक महामारी आई थी कोरोना, जिसको तो आप 1917 में एक महामारी आई थी प्लेग, जो चूहों से फैलता था, जिससे भारत की जनगणना क्या थी? माइनस में चली गई थी, यानी बढ़ने के बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। तो ये पहली चीज तो ये थी जनसंख्या की शुरुआत। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पे आते हैं हम लोग कि जनसंख्या के आंकड़े, कि जनसंख्या में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या जरूरी होता है और क्या एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा, तो उसको हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहली चीज देखिए कि जो जनगणना है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में 3 सूचियां, एक संघ सूची, राज्य सूची और दोनों के साथ वाली, जिसको हम क्या कह देते हैं, जो दोनों के साथ के, उसका कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, भी बताएंगे। तो सबसे पहले जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो विषय है वो संघ सूची का है। जो जनगणना विषय है वो किसका है? संघ सूची का। यानी संघ सूची का जो विषय होता है, जो संघ सूची में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको केंद्र सरकार, और जो राज्य सूची में पड़ी हुई हैं उनको राज्य सरकार कराएगी। तो सबसे पहले पूछता है कि जो जनगणना है किस सूची का विषय है, तो वो संघ सूची का विषय है। बात समझ में आई? सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना अधिनियम, या जनगणना को ही सेंसस कहते हैं। तो जनगणना अधिनियम कब आया? भारत का पहला जनगणना या जनगणना अधिनियम कब पारित होता है? तो जनगणना अधिनियम आता है, कब आता है जनगणना अधिनियम? 1948 में। बात समझ में? कि हर चीज के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, तो किसी चीज के बनाए यानी कानून बनाया जाए तो उसके लिए एक नियम जो बनाया गया, अधिनियम आता है, तो कब आता है? 1948 में। कि पहला जो जनगणना अधिनियम कब आता है? 1948 में। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं किसकी, कि जो प्रथम जनगणना थी, तो हर जनगणना में क्या होता है? हर जनगणना में एक जनगणना आयुक्त नियुक्त किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं 2011 की, कि 2011 की जब जनगणना हुई तो कोई ना कोई आयुक्त, जनगणना आयुक्त हुआ रहा होगा। तो जनगणना आयुक्त, यानी जनगणना आयुक्त कौन था? तो वो थे चंद्रमौली। आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना किया, जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली। और इसका विषय यानी थीम क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या थीम भी कई बार पूछता है, और हमारा भविष्य, ये इसका क्या था? थीम था। हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य, थीम ये कहा जा सकता है, जिसी को हम लोग कहेंगे आदर्श वाक्य। चंद्रमौली जो पहले जनगणना आयुक्त थे, वो पहले कह रहे हैं 2011 की जनगणना की। अब बात आती है कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? अगर चंद्रमौली 2011 के थे तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे W.C. प्लाउडेन। W.C. प्लाउडेन। ये भी आपसे पूछेगा कि प्रथम जनगणना आयुक्त, हमारे हाई स्कूल इंटर वालों के लिए तो नहीं पूछ सकता, लेकिन जो हमारे भाई लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम या PCS एग्जाम, RO, उनसे जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो वो कौन थे? W.C. प्लाउडेन थे। 2011 के कौन थे? चंद्रमौली थे। ठीक, अब बात आती है कई सारे इसमें आंकड़े क्या निकाला जाता है, हमारी साक्षरता दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है। तो इन सारी चीजों के लिए अब ये सारी चीजें जरूरी होने वाली हैं, जो अब हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सब जरूरी होने वाले किन के लिए? जो हमारे हाई स्कूल के भी छात्र हैं उनसे भी मानचित्र में पूछा जाएगा, जो हमारे इंटर के छात्र हैं उनसे भी मानचित्र में भारत की जनगणना से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर? अपने जनगणना की ओर,
भारत के आंकड़ों की ओर कि भारत में क्या आंकड़े हैं जनगणना के। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। उसके पहले समझने के लिए एक हम मोटा मोटा थोड़ा भारत का मानचित्र ड्रा कर लेते हैं। आप लोग जिस प्रकार से प्रथम जनगणना आयुक्त थे, आप लोग मुझे बताइएगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जिसको भी पता हो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे। वो जनगणना आयुक्त नहीं, आपको बताना है कि प्रथम हमारे जो गवर्नर जनरल थे भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, भारत के आंकड़ों के बारे में। तो दो प्रकार से हम आंकड़े पढ़ेंगे भारत में, थोड़ा मानचित्र से रिलेटेड भी हो जाएगा कि एक तो जनसंख्या में और दूसरा क्षेत्रफल में। जो चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं उनको हम क्लियर करते हुए इसके माध्यम से चलेंगे। और ये वीडियो हमारे सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक, सबसे पहले बात करें कि भारत की अगर बात करते हैं तो दो चीजें लेके चलेंगे हम लोग। अगर जनसंख्या की बात करें कि तो दो चीजें लेंगे, एक तरफ लेंगे हम क्षेत्रफल, ठीक, दूसरी तरफ हम लेंगे जनसंख्या। ठीक, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार से कैसे क्या इसमें है, तो इन दोनों चीजों को लेके चलना है। अब बात करें कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है, राजस्थान है। ठीक, क्षेत्रफल में राजस्थान है। राजस्थान में मानचित्र में आपको कहाँ नजर आता है, कुछ इस जगह पे नजर आता है आपको, इधर पे राजस्थान। ठीक, तो ये किस में हो गया, आपका क्षेत्रफल में हो गया। चलिए कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा है, राजस्थान हो गया। ठीक, अब बात करें फिर जनसंख्या में कौन सा है। हमारे सारे लोगों को पता होगा कि जनसंख्या में नंबर 1 पे जो राज्य है वो कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश। यानी पहले पे राजस्थान, अगर क्षेत्रफल में है तो जनसंख्या में पहले पे कौन सा है, जनसंख्या में पहले पे है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन अब क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा घुमा देता है, सिर्फ पहला ही नहीं पूछता, आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन से राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, और उसमें उत्तर प्रदेश गायब कर दिया। तो कम से कम आपको 2 से 3 याद करके रखने हैं, क्योंकि सब पहला तो सब याद रख रहे हैं, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे मोटा, सबसे पतला, तो ऐसी सारी चीजें पूछता है। तो उसमें जो सबसे आगे वाला होता है उसको हटा देता है, क्योंकि सबसे पहले वाला सब याद रखते हैं। क्योंकि अब लगता है भाई जो पूछने वाला है वो भी अपने आप को होशियार समझ रहा है, जो पढ़ने वाला है वो भी अपने आप को, तो आप भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करके रखिए। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है तो दूसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश है। भाई अगर उसने क्षेत्रफल बदल दिया कि क्षेत्रफल में पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे राजस्थान से लगा ही हुआ ही यहीं पे आपका जस्ट नीचे इसके पास आ जाता है, आपका उत्तर प्रदेश के ही नीचे आपका क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर कह दिया जाए कि जनगणना में उत्तर प्रदेश है दूसरे पहले नंबर पे, तो दूसरे पे क्या है, तो दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक, कि पहले पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, तो दूसरे नंबर में जनसंख्या में भारत का कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कहाँ है, जस्ट इधर पे राजस्थान के नीचे यहाँ क्या हो गया, आपका गुजरात हो गया, और इसी के नीचे यहाँ पे क्या है, ये इस जगह पे क्या है आपका, ये यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र। तो मानचित्र पे भी आप लोग एक मानचित्र जरूर लेके रखिएगा और उसको आप लोग बार बार ड्रा करिए, ताकि कई बार होता क्या है, हमें पता होता है कि चलिए सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश, पूछ भी लिए, हमको पता भी है, लेकिन अब हमको मानचित्र में ही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ तो आपका उत्तराखंड हो गया, यही है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। ये इस जगह पे आपका क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया इस जगह पे। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना कि कौन सा राज्य मानचित्र पे किस जगह, अगर ये याद रखेंगे तो आपको मानचित्र में जो हाई स्कूल वाले हैं 10 में से 10 कोई रोक नहीं सकता, और जो इंटर वाले हैं उनको 5 में से 5 देके ही जाएगा, और जो कंपटीशन वाले हैं उनको तो याद करने से ही काम चल जाएगा, कंपटीशन में मानचित्र पे नहीं पूछता। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी इसी में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, अगर जनसंख्या की बात करें
तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है बिहार। ठीक, तीसरे नंबर पर बिहार हो गया। ठीक, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में यहाँ पे एक हो गया है आपका महाराष्ट्र और चौथे पे आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर प्रदेश जरूर याद रखना है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर आता है। और जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद चौथे पे पश्चिम बंगाल है, अगर आगे भी याद रखना चाहे पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश है। लेकिन शुरू के आपको तीन जरूर याद रखने हैं कि जनसंख्या में नंबर एक पे कौन है, उत्तर प्रदेश, तो क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान। ठीक, ये तो हो गए सबसे ज्यादा। अब बात करें किसकी, सबसे कम की। तो चलिए सबसे पहले अब सबसे कम की बात करें तो आप सबको पता है कि जो सबसे कम है वो कौन है, नंबर एक पे जो सबसे कम है वो है सिक्किम। आप लोग मुझे बताइएगा सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और क्षेत्रफल में कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिक्किम के बाद दूसरे पे मिजोरम, मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है गोवा। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है गोवा, अरुणाचल प्रदेश। ये तो हो गए जनसंख्या में सबसे कम वाले कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। अभी ये तो है सिर्फ जनसंख्या, यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। अब बात करें किसकी, जनसंख्या घनत्व की। ठीक, सिक्किम आपका कहाँ है इस क्वेश्चन को, या सिक्किम आपका ये इस जगह पे है, यानी इधर आपका हो गया नेपाल और इधर हो गया आपका भूटान और ऊपर इधर क्या हो गया, चीन। ये इस वजह से भी सिक्किम आपके लिए जरूरी है कि ये तीन देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इधर देखिए नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ और उत्तर में चीन के साथ, यानी पूरब में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर में चीन के साथ। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है, तो वो कौन सा है, केवल सिक्किम है। सिक्किम ही एक ऐसा है जो तीन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। एक क्वेश्चन इसमें और थोड़ा सा आ जाता है, ये त्रिपुरा, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो तीनों ओर से तो घिरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, लेकिन तीनों अलग अलग है, तो वो कौन सा है, सिक्किम है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ठीक है, अब बात करें किसकी, जनसंख्या घनत्व की। चलिए अब आते हैं हम किस पे, घनत्व पे। तो इधर क्या है, सर्वाधिक वाले, और इधर क्या है, चलो इधर सर्वाधिक कर देते हैं, और इधर न्यूनतम कर देते हैं। तो सर्वाधिक में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार। ठीक, तो न्यूनतम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करें जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व वो है कि प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार का, कितना है, 1106। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितना है, 1028। यानी भारत का सबसे जो घना बसा हुआ राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और सबसे कम घना बसा अरुणाचल प्रदेश, कितना है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17। यानी यहाँ प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 17। और इसी में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं, बिहार में 1106 लोग रहते हैं। अब बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और फिर उत्तर प्रदेश, इसमें चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पे केरल और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। केरल का जनघनत्व कितना है, लगभग 860, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 829। यानी
उत्तर प्रदेश का आपको जरूर याद करके रखना है, क्योंकि मानचित्र में उत्तर प्रदेश जरूर पूछ सकता है। न्यूनतम वाले में भी एक देखिए मिजोरम लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका, मिजोरम का कितना है 52। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है सिक्किम, सिक्किम का कितना है 86। तो आंकड़े जरूर याद रखिएगा, कई बार आंकड़े दे देता है और उनको मिलाने के लिए पूछ लेता है, इनको मिला करके बताइए कि कैसा क्या किसका है। तो ये तो किसकी बात हो गई, ये भी बात हो गई किसकी, जनसंख्या घनत्व की, कि सर्वाधिक किसका है और न्यूनतम किसका है। तो आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक किसका है बिहार का, और न्यूनतम किसका है अरुणाचल प्रदेश का। बिहार ना देगा तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ना देगा तो फिर केरल। उत्तर प्रदेश का कितना है 829। कई बार चारों आंकड़े दे देगा और उनके सामने राज्य दे देगा और उनको मिलान करने के लिए दे देता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मानचित्र में थोड़ा देख लें कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ भूटान के बगल से लगा हुआ, ये इस प्रकार से किनारे पे पूरा क्या है, जो उत्तर में भारत की तरफ फैला हुआ है, ये पूरा क्या है अरुणाचल प्रदेश है। केरल की बात करें तो भारत में सबसे इधर दक्षिण में बड़ा ही सुंदर राज्य है भारत का, जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, जो कौन सा है केरल है। ठीक है, आपका मिजोरम ये जैसी जगह पे है, अगर उस पर नहीं देता तो यहाँ त्रिपुरा के जस्ट नीचे क्या है मिजोरम, यानी कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों में से एक मिजोरम भी है। ठीक, तो ये हो गए जनसंख्या घनत्व की बात। अब बात आती है जनसंख्या से पूछने वाली चीजों में साक्षरता की। हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, अब बात किसकी करें, साक्षरता की। वही ले लेते हैं न्यूनतम और इधर कर देते हैं अधिकतम। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात आई है जैसे जनसंख्या घनत्व की बात आई थी, तो भारत का भी पूछ सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व संपूर्ण भारत का कितना है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, जो संपूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना, इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनसंख्या के हैं। ठीक, तो 382। अब अगर साक्षरता की बात करें तो कई जगह 74.04 मिलता है, लेकिन अगर एक्चुअल बात करें तो कितनी है 73% जो साक्षरता है संपूर्ण भारत की, कि संपूर्ण भारत की जो साक्षरता वो कितनी है, वो है आपकी 73.0। ठीक, अब बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम में कौन आता है आपका बिहार, यानी बिहार में जो है वो सबसे कम पढ़ा लिखा है। और अधिकतम में आपका कौन आता है केरल, यानी जो केरल राज्य है वो क्या है आपका सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं केरल में निवास करते हैं। और जो सबसे कम पढ़े, देखिए सबसे कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, यानी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक, क्षेत्रफल भी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या है बिहार सबसे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा, यानी सबसे घना बसा भी है और पढ़े लिखे भी कम है। अब कई लोग ये कहेंगे सर इतना ज्यादा है, लेकिन अगर बात सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो तो उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जनता क्यों क्यों अब आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या तो जनघनत्व तो बिहार में क्यों, क्योंकि बिहार का एरिया क्या है छोटा है और उत्तर प्रदेश का क्या है एरिया बड़ा है। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी हम साक्षरता की, कि साक्षरता में नंबर 1 पे कौन है केरल, तो नंबर 2 पे कौन है फिर मिजोरम। अगर केरल नहीं दिया गया तो फिर क्या आएगा आपका मिजोरम। चलिए ये तो बात हो गई सर्वाधिक की। अगर न्यूनतम में बिहार ना दिया हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो फिर यही होगा कि सर बिहार तो दिए ही नहीं, तो फिर क्या है, तो आपको दूसरा भी याद करके रखना है। दूसरा क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य जा रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, लगभग 94.90। इसकी जन अगर देखा जाए तो 94% लोग लगभग यहाँ पे क्या है पढ़े लिखे हैं, 94% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर इसकी बात करें बिहार की तो यहाँ पे 61.80, यानी बिहार में 61% लोग, यानी 62 मान लीजिए 61.80 का मतलब क्या हो गया 62 ही हो गया, कि 62% लोग वहां के पढ़े लिखे। अधिकतम सबसे ज्यादा कहाँ है केरल और न्यूनतम कहाँ पे है आपका बिहार में। ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश के बाद और नहीं है, इसमें अगर साक्षरता में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे तो राजस्थान है तीसरे नंबर पे, फिर
झारखंड है न्यूनतम में, इसके बाद क्या आ जाता है आपका राजस्थान, फिर झारखंड आ जाएगा। वहीं पे अगर अधिकतम की बात करें तो केरल है, केरल के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद आपका गोवा है, गोवा के बाद आपका त्रिपुरा है। तो यानी इसको भी अगर आप याद करना चाहें पूरे कि गोवा है, गोवा के बाद त्रिपुरा, यानी पूरे 2 से 3 4 तक याद रखेंगे। पूछो भैया कहाँ से पूछोगे, सब याद करके बैठे, पहला नहीं दोगे, दूसरा नहीं दोगे, तीसरा दोगे ना तो भी मिलान करने वाला भी देगा तो भी मिलाएंगे कि सर्वाधिक अगर ये उससे कम कौन मिजोरम है, फिर कौन है गोवा है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर वहीं पे बात करें किसकी केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे पढ़ा लिखा है वो है लक्षद्वीप। वहां पर भी 91% लोग क्या है पढ़े लिखे लक्षद्वीप में। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अब यहाँ क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल में अगर चलो राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा आपका कौन सा है, वो है आपका लद्दाख। इधर वाला जो पूरा एरिया है वो किस में आ रहा है आपका लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा, लक्षद्वीप। आपको बताए थे भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए जो दूसरा द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है उस द्वीप समूह का नाम क्या है। ठीक, अब ये तो हो गई बात किसकी, साक्षरता की। जनघनत्व हो गया, साक्षरता हो गई, 2 चीजें हो गई। अभी क्या सिर्फ 2 ही चीजें पूछता है, नहीं, अब इसमें और चीजें भी पूछता है। बात करें किसकी, जनसंख्या वृद्धि दर की, कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से राज्य की है। अब आप कहेंगे सर ये वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर ये है कि सबसे तेज गति से कौन से राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। यानी सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला नंबर 1 पे कौन है आपका मेघालय। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला मेघालय। तो सबसे कम भी होगा इसमें, सबसे कम है आपका नागालैंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड इसलिए क्योंकि बढ़ने के बजाय यहाँ की जनसंख्या क्या हुई, वापस से घट गई, यानी बढ़ी नहीं, क्या हो गई, जनसंख्या घट गई, यहाँ की जनसंख्या कम हो गई। यानी जैसे मान लीजिए एक समय के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है और अगले साल 19 करोड़ की बजाय 18.5 करोड़ हो जाए, तो यानी बढ़ी भी नहीं। तो सबसे कम वृद्धि दर वाला कौन सा है, नागालैंड है, जिसमें माइनस में वृद्धि दर यानी निगेटिव वृद्धि दर रही वहां की। जबकि मेघालय क्या है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है। सिर्फ मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, एक तरीके से क्या अरुणाचल है, फिर बिहार है, और न्यूनतम में सबसे पहले बात हमने किसकी की थी, नागालैंड की। नागालैंड के बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, केरल आता है। यानी केरल भी क्या है एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरे नंबर पे आता है, मतलब सबसे कम नागालैंड, फिर उसके बाद केरल आता है। ठीक, ऐसा नहीं सिर्फ यही केरल भी है, और भी कई सारे हैं। इसमें -0.6 थी, सोचिए जो वृद्धि दर थी माइनस में 0.6% थी। वहीं इसकी बात करें तो लगभग 26 पॉइंट से ज्यादा थी, यानी लगभग 27 के आसपास थी मेघालय की बात करें तो ये तो हो गई वृद्धि दर वाली बात। ठीक, अब बात करें जनसंख्या की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिटा देते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। तो सबसे पहले बात करें अनुसूचित जाति की, जिसे हम लोग कहते हैं एसटी। अनुसूचित जाति, कई बार ये भी आंकड़ों में पूछा जाता है कि सर्वाधिक, अब इसमें 2 तरीके से पूछता है, देखिए 2 तरीके से कैसे, एक संख्या और दूसरा प्रतिशत के हिसाब से कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। तो अगर पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर पूछ लिया प्रतिशत में कि प्रतिशत में कौन है, तो प्रतिशत में कौन है, पंजाब है। ठीक, कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है, यानी संख्या में कौन है, यानी लोगों की संख्या यहाँ ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत किसका है, पंजाब का ज्यादा। यानी पंजाब में अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं पर प्रतिशत में। लेकिन अगर संख्या की बात करें, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, उत्तर प्रदेश की,
लेकिन इस वजह से प्रतिशत में वो ज्यादा निकल के नहीं आता है। बात समझ में आई? चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, अनुसूचित जाति की, कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है। ठीक, और सबसे कम भी, अगर चलो ये तो हो गई, तो सबसे कम कहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, मिजोरम में है। ये तो अनुसूचित जाति की बात हो गई। अब बात करें किसकी, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अगर संख्या की बात करें कि सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, प्रतिशत की बात करें तो आपका यही आ जाता है, मिजोरम। जिसे हम कह रहे हैं सबसे कम अनुसूचित जाति है, वहां पे सर्वाधिक क्या है, अनुसूचित जनजाति। और इसी से निकल के यहाँ क्या आ जाएगा, पंजाब। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान है कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम में है, तो कहाँ सबसे कम है, तो पंजाब में। वहीं अनुसूचित जाति कहाँ सबसे कम है, मिजोरम में। यानी तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। और ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों हो गए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है, वहीं जनजाति की संख्या कहाँ ज्यादा है, मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में कहाँ है, अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या का मामला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति है, उसमें काफी संख्या में अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी। वही अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 11,000 से ऊपर जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है, दिल्ली का है। 11,000 के ऊपर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दिल्ली का पाया जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, एक तरीके से ये वृद्धि दर हो गई कि किस प्रकार से वृद्धि दर है, किस प्रकार से क्या है, तो ये चीजें हो गई। अब हम बात कर लें कि विश्व में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो अगर विश्व में भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 17.5% विश्व में भारत की जनसंख्या है, कि प्रतिशत में बात करें। अब बाकी आपको पता ही है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के अनुसार से। वर्तमान में जो वैश्विक जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि भारत नंबर 1 पे। अगर आपसे पूछता तो आप भारत लिखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। अब बात आती है किसकी, लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब जब यहाँ पे बात आई है तो भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। यानी हर 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं, यानी 57 के लिए महिलाएं ही नहीं है। ठीक, तो इसमें भी वही देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ का है, तो सर्वाधिक कहाँ का है, केरल का। आप देखेंगे केरल सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वहां का लिंग अनुपात यानी वहां लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। तो कितना है वहां का, 1084। सोचिए, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो वहां पे देखिए लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर वहीं पे बात करें किसकी, हरियाणा की, जो सबसे कम वाला है वो कौन सा है, हरियाणा है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का, तो सबसे कम कहाँ का, हरियाणा का। लेकिन है कितना, 879। इसी वजह से हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा शुरू किया था। जबकि आप देखेंगे कि हरियाणा से ज्यादातर आपके स्पोर्ट जो हैं वो निकले हुए हैं, चाहे आपके पहलवान हो चाहे कोई भी हो, ज्यादातर स्पोर्ट में लड़कियां कहाँ से निकली, हरियाणा से। क्यों, क्योंकि वहां ज्यादातर लोगों की इच्छा क्या होती है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो। जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो उन्हीं बेटों के चक्कर में क्या हो, बेटियों को बेटों के तरीके पाला, तो वो देखिए बेटों से कम नहीं निकली। आपने वो दंगल मूवी तो देखी होगी, हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या, तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि वहां की लड़कियां स्पोर्ट में, चाहे वो कुश्ती हो, कोई भी स्पोर्ट हो आप देख लीजिए, तो उसमें सारी चीजों में आपके वो आगे निकलिए हुई रहेंगी। ठीक, अब इसी में सिर्फ यही नहीं है, सिक्किम है, पंजाब है, यूपी है, एक क्या है, सिक्किम है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, पंजाब है तीसरे पे, और चौथे पे है आपका उत्तर प्रदेश। बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सा है आपके लिए? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का बात आती है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो फिर वो लिंग अनुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है 912। इसकी तो और लुटिया भी हुई है। सिक्किम का कितना है? 890। वही पंजाब का कितना है? 895। यानी सबसे कम किसका? हरियाणा का। हरियाणा के बाद फिर सिक्किम का, फिर पंजाब का, फिर उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में तो सोचिए हर 1000 में 912 स्त्रियां हैं, यानी 88 लोग कुंवारे रहेंगे। इसी वजह से तो लोगों की शादियां नहीं हो रही। पढ़ेंगे लिखेंगे उनकी शादी होगी, जिसके पास रोजगार होगा उनकी शादी होगी। तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बैठे रहोगे, उन 88 में किसकी गिनती आएगी? तुम लोगों की। तो पढ़ो लिखो ताकि इन 88 में तुम लोगों की गिनती ना हो। केरल के बाद अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के ही राज्य जाते हैं इसमें अधिकतम में। एक राज्य जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु का लिंग अनुपात है 996, यानी 1000 में 4 ही कम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केरल में देखिए 84 ज्यादा है। और केरल के बगल में यहाँ क्या है? तमिलनाडु। ये तो लोग अपना अदल बदल लेंगे, भाई तुम्हारे यहाँ 84 ज्यादा है, हमारे यहाँ 6 कम है। कुछ लोग क्या करेंगे? केरल जाके ले आएंगे अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों के लिए। ठीक, तो तमिलनाडु ही नहीं, अगर बात करें कि इसकी आंध्र प्रदेश की तो 993 है। आंध्र प्रदेश में भी कितने ही कम है? 993, 7 ही कम है। तो तमिलनाडु के ही ऊपर यहाँ के क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश भी आ जाता है यहीं पे आपका, तमिलनाडु के बगल में ही। आंध्र प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 993। इसके बाद क्या आ जाता है? मिजोरम। मिजोरम का 992 है। मिजोरम आप पहले देख ही चुके हैं, ये है मिजोरम। इसका कितना है? 992 है। तो ये क्या है? लिंग अनुपात है कि किस प्रकार से लिंग अनुपात कहाँ पे कितना है। बात समझ में आई? तो आपको साक्षरता दर वाले राज्य याद रखने के, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। ये सारी चीजें हमने आपको एक तरीके से डिटेल में पूरी की पूरी बता दी हैं। ठीक, तो इसमें सारी चीजें मानचित्र में जो हमारे हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्रा हैं वो मानचित्र में याद रखने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे तैयारी करने वाले भाई बहन हैं वो क्या करेंगे? वो मानचित्र छोड़ के ना आंकड़ों को याद रखेंगे कि कौन से आंकड़े कितने पे हैं और कौन सा राज्य आगे है। धन्यवाद। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।